अगर किसी देश का नक्शा उसकी किस्मत तय करता है, तो क्या वह किस्मत बदली भी जा सकती है? मोंटेनेग्रो का नक्शा देखिए। टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और बीच में फंसी एक पतली सड़क। यही सड़क सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती थी, बल्कि उम्मीद और मजबूरी के बीच की दूरी तय करती थी। एक तरफ आगे बढ़ने का सपना, दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता जहां हर मोड़ इम्तिहान था। यह कोई थ्रिलर फिल्म नहीं, यह मोंटेनेग्रो की सच्चाई थी। एक छोटा सा देश जो दुनिया के नक्शे पर तो मौजूद था, लेकिन वैश्विक फैसलों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। यहाँ पहाड़ इतने सख्त थे कि सड़क बनाना इंजीनियरिंग नहीं, हिम्मत का काम था। घाटियां इतनी गहरी कि नीचे देखने से पहले इंसान अपनी सांस रोक ले। दक्षिण में एड्रियाटिक समुद्र चमकता था, जहां टूरिज्म था, पैसा था और रफ्तार थी। लेकिन उत्तर में वहां ठहराव था, बेरोजगारी, खाली घर और ऐसे लोग जो हर साल थोड़ा और पीछे छूटते जा रहे थे। सब जानते थे, अगर मोंटेनेग्रो को आगे बढ़ना है तो सिर्फ रास्ते नहीं, सोच भी बदलनी होगी। सवाल ये नहीं था कि सड़क बने या न बने, सवाल ये था, क्या मोंटेनेग्रो अपने डर से बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता है? 2006 में आजादी मिलने के बाद मोंटेनेग्रो ने खुद को एक नए देश के रूप में देखना शुरू किया, लेकिन हकीकत बार बार याद दिला देती थी कि देश छोटा है, पैसा कम है और जमीन बेहद मुश्किल। यूरोप के एक्सपर्ट आए, नक्शे खोले, पहाड़ों की ढलानों को मापा और लगभग सभी ने एक ही नतीजा निकाला, यहाँ हाईवे बनाना बेहद महंगा है, रिस्क बहुत ज्यादा है और रिटर्न पूरी तरह अनिश्चित। यूरोपीय बैंक पीछे हट गए, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने शर्तों की लंबी लिस्ट थमा दी और प्राइवेट निवेशकों ने फाइल बंद कर दी। सरकार के सामने दो ही रास्ते बचे थे, या तो पुराने खतरनाक पहाड़ी रास्तों को थोड़ा बहुत सुधार कर संतोष कर ले, या फिर ऐसा दांव खेले जो देश के भविष्य की दिशा ही बदल दे। लेकिन यही वो पल था जब पश्चिम ने हाथ खींचे और पूर्व ने हाथ बढ़ाया। अब सवाल उठता है, चीन ने मोंटेनेग्रो जैसे छोटे, पहाड़ी और जोखिम भरे देश में इतना बड़ा दांव क्यों खेला? वजह सिर्फ मदद या दोस्ती नहीं थी, चीन का इंटरेस्ट इससे कहीं ज्यादा रणनीतिक था। मोंटेनेग्रो यूरोप के उस हिस्से में बैठा है जहां से एड्रियाटिक सागर तक पहुंचना आसान है। अगर यह हाईवे पूरा होकर सर्बिया और आगे के देशों से जुड़ता है, तो चीन को यूरोप में एक नया और तेज लैंड रूट मिल सकता है, बिना पुराने, महंगे और राजनीतिक रूप से जटिल रास्तों पर निर्भर हुए। दूसरा बड़ा इंटरेस्ट था चीन की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। उस वक्त चीन के पास पैसा भी था, कंपनियां भी और प्रोजेक्ट्स की भूख भी। मोंटेनेग्रो का हाईवे उनके लिए एक लाइव शोकेस था, यह दिखाने के लिए कि वे यूरोप जैसे सख्त स्टैंडर्ड वाले इलाके में भी असंभव दिखने वाले प्रोजेक्ट पूरे कर सकते हैं। पुल, सुरंगें और वायडक्ट सिर्फ सड़क नहीं थे, वे चीन की इंजीनियरिंग ताकत का विज्ञापन थे। तीसरा इंटरेस्ट था प्रभाव। जब यूरोपीय बैंक पीछे हट गए, चीन आगे आया। इसका मतलब साफ था, जहां वेस्ट संदेह करता है, वहां चीन भरोसा दिखाता है। लेकिन यह भरोसा मुफ्त नहीं था, लोन, शर्तें और कंट्रोल सब चीन के हाथ में था। इससे मोंटेनेग्रो जैसे देश पर चीन का राजनीतिक और आर्थिक असर बढ़ा, चाहे खुलकर दिखे या नहीं। इसलिए यह कहानी सिर्फ एक हाईवे की नहीं है, यह उस वैश्विक खेल की कहानी है जहां सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बनाती, वे ताकत का संतुलन भी तय करती हैं। सरकार ने तय किया कि पूरे 165 किलोमीटर के हाईवे की जगह पहले सबसे मुश्किल हिस्सा बनाया जाएगा, सिर्फ 41 किलोमीटर। लेकिन ये 41 किलोमीटर कागज पर जितने छोटे दिखते थे, जमीन पर उतने ही डरावने थे। इस छोटे से हिस्से में 16 सुरंगें, 20 से ज्यादा पुल और सैकड़ों मीटर ऊंचे वायडक्ट शामिल थे। पहाड़ों को सीधा काटा गया, चट्टानों को ब्लास्ट किया गया और घाटियों के ऊपर पुल ऐसे टांगे गए जैसे हवा में रास्ता बनाया जा रहा हो। मोराचिका ब्रिज तो मानो इंजीनियरिंग की हिम्मत की आखिरी हद था। ऊपर से देखने में खूबसूरत, लेकिन नीचे झांको तो सिर्फ गहराई, सन्नाटा और डर। काम सिर्फ मुश्किल नहीं था, जानलेवा भी था। मजदूरों को हर दिन अस्थिर जमीन, गिरते पत्थरों और अचानक बदलते मौसम से जूझना पड़ता था। कहीं जमीन धंस जाती, कहीं सुरंग के अंदर पानी भर जाता। कई बार पूरा सेक्शन दोबारा डिजाइन करना पड़ा, जिससे लागत और समय दोनों बेकाबू होने लगे। हर बीतते महीने के साथ बजट फूलता गया और कर्ज का बोझ भारी होता चला गया। जो प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होना था, वह 7 साल में जाकर कहीं खत्म हुआ। जब आखिरकार हाईवे का यह हिस्सा खुला, तो तस्वीरों में यह सफलता जैसा दिखा, चमकदार सड़क, ऊंचे पुल और आधुनिक सुरंगें। लेकिन जमीन के नीचे एक और कहानी दबी थी, बढ़ता कर्ज, अधूरी मंजिल और ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी आने बाकी थे। जैसे ही लोग इस हाईवे पर चले, एक अजीब सच्चाई सामने आई। सड़क चमकदार थी, लेन चौड़ी थी, सुरंगों में लाइट्स जगमगा रही थीं और सफर पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह लग रहा था। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद एक सवाल हर ड्राइवर के मन में उठने लगा, यह सड़क आखिर जाती कहां है? राजधानी से निकलकर यह हाईवे पहाड़ों के बीच आकर अचानक थम जाता था। न कोई बड़ा औद्योगिक शहर,
न कोई इंटरनेशनल बॉर्डर, न ही कोई बंदरगाह जो इसे व्यापार की रीढ़ बना सके। यही वजह थी कि आलोचकों ने इसे तंज में हाईवे टू नोवेयर कहना शुरू कर दिया। उधर असली चिंता कागजों में लिखी जा रही थी। लगभग $1 अरब का लोन एक छोटे से देश के लिए भारी बोझ। डॉलर की कीमत जैसे जैसे बढ़ी, कर्ज की असली रकम और डरावनी होती चली गई। जीडीपी पर दबाव साफ दिखने लगा और बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में जाने लगा। यूरोप ने दो टूक कह दिया कि वह चीन के कर्ज की जिम्मेदारी नहीं लेगा। वहीं मीडिया में एक नया शब्द बार बार गूंजने लगा, डेट ट्रैप। सरकार हर मंच पर सफाई देती रही कि यह सिर्फ पहला चरण है, आगे के हिस्से बनेंगे। सड़क सर्बिया तक पहुंचेगी और तब इसका असली फायदा दिखेगा। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और थी। नए फंड के लिए दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन जवाब या तो टाल मटोल वाले थे या बिल्कुल खामोश। जनता के बीच सवाल बढ़ने लगे, क्या यह निवेश था या गलती? भरोसा डगमगा रहा था और भविष्य का रास्ता उसी हाईवे की तरह अधूरा नजर आ रहा था। अब असली लड़ाई भविष्य की है और यह लड़ाई सड़क पर नहीं, फैसलों पर लड़ी जाएगी। अगर यह हाईवे आगे बढ़कर सर्बिया की सीमा तक पहुंचा और वहां से समुद्री बंदरगाहों से जुड़ गया, तो मोंटेनेग्रो की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। जो देश कभी नक्शे के किनारे पड़ा रहता था, वही बाल्कन क्षेत्र का एक अहम ट्रांजिट हब बन सकता है। उत्तर के वीरान इलाकों में फिर से जिंदगी लौट सकती है, नई इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, लॉजिस्टिक्स हब बन सकते हैं, रोजगार पैदा हो सकता है और धीरे धीरे वही सड़क जो आज बोझ लगती है, देश को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने का रास्ता बन सकती है। लेकिन अगर यह सपना अधूरा रह गया, अगर फंड नहीं आया, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर पड़ी या अगला चरण कभी शुरू ही नहीं हुआ, तो यही हाईवे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खामोश चेतावनी बन जाएगा। एक ऐसी चेतावनी जो बताएगी कि बड़े सपने बिना संतुलन, बिना तैयारी और बिना बैकअप के कितने खतरनाक हो सकते हैं। तब यह सड़क विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि कर्ज, जल्दबाजी और अधूरी सोच की निशानी कहलाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छोटे देश बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बना पाते हैं? मोंटेनेग्रो जैसे देशों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ विकास का जरिया नहीं, बल्कि एक राजनीतिक जुआ भी होता है। हर लोन के साथ एक उम्मीद जुड़ी होती है और हर उम्मीद के साथ एक रिस्क। यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और विकल्प भी। मोंटेनेग्रो की कहानी सिर्फ कंक्रीट पुल और सुरंगों की कहानी नहीं है। यह उस पल की कहानी है जहां एक देश ने कहा, या तो हम वहीं खड़े रहेंगे जहां हैं, या फिर डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे। और अब इस कहानी का अगला अध्याय किसी नेता, किसी बैंक या किसी कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में नहीं है। अब फैसला वक्त करेगा। तो कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की नियति अभी भविष्य में छुपी हुई है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर यह आपको समझने पर मजबूर करती है कि विकास और कर्ज के बीच की रेखा कितनी पतली होती है, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही गहरी, रिसर्च आधारित और आंखें खोल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सच, सवाल और सोच ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।